इंडियन आर्मी की तरफ से भी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 2 नए रेजिमेंट के साथ साथ 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का फैसला किया गया है। पहली बार एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी की तरफ से एक ऐसा लाइव बस को डेवलप किया गया है जो कि अपने आप ही पानी में डूबने वाले इंसान को बचा सकता है और इसको अभी नेवी में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है। बीएसएफ की तरफ से अभी किस वजह से राजस्थान बॉर्डर में मौजूद सैंड ड्यून्स को सेफ रखने के लिए एक मेजर पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है और अंत में भारत की तरफ से अभी किस वजह से यूएस की 11 कंपनियों को बैन करने का धमकी दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से एएनआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 14,000 करोड़ की एक प्रपोजल को इशू किया गया था, जिसके अंदर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदा जाने वाला है। हालांकि अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन आर्मी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अभी इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड किया जा चुका है और जल्दी इसके लिए अप्रूवल मिलने की बात की गई है। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए सभी सिस्टम को जल्दी से ही क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और इसके अंदर अभी आकाश सेस एयर डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। अब ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर को दिया गया था, ये पुराने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक एडवांस वर्जन है, जिसको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया और इसको अभी स्पेशली लद्दाख रीजन में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जाने वाला है। इसमें अभी एक इंडिजिनस सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही अभी हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से आकाश एनजी को भी टेस्ट किया गया था, जो कि बेहतर रेंज को भी प्रोवाइड करने वाला है और इसको भी अभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, ताकि आगे चल के इनको लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा अभी जिन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी आर्मी की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया है, उन सभी को आर्मी अपनी एविएशन विंग में शामिल करने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम एक इंडिजिनस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आईएनएस की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि नेवी की तरफ से अभी हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए एक इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए गए लाइव बस को इंडक्ट करने का प्लान किया गया है। अब ये एक ऑटोमेटिक या रोबोटिक लाइव बस सिस्टम है। अब नॉर्मली इन सिस्टम को पानी में तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप में ज्यादातर लोग इसको ट्राई भी कर चुके होंगे और जब भी आप किसी बीच पर गए होंगे या वाटर पार्क में गए होंगे तो पानी में कहीं डूब ना जाओ, इस वजह से वहां पर आपको लाइव बस को दिया जाता है, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। और अगर गाँव की बात करें तो हमारे लिए तो आम बात है और गांव के हर किसी को लगभग तैरना आता है और ऊपर से कुछ पकड़ने के लिए मिल जाए तो वो अलग बात है। मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं नदी में नहाने के लिए जाता हूं तो अपने साथ एक ट्रैक्टर का ट्यूब लेकर चला जाता हूं, तो उसमें पानी में तैरने के लिए काफी आसानी होती है। और अगर ये सब कुछ भी ना मिले तो अगर केले का पेड़ भी मिल जाता है तो उसके ऊपर बैठ के भी हम आराम से तैर सकते हैं। लेकिन अभी नेवी की बात करें तो नेवी की तरफ से जिन लाइव बस को इंडक्ट किया जा रहा है, ये नॉर्मल लाइव बस के मुकाबले काफी एडवांस है और इसमें अभी एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से अगर मान लो कोई बंदा पानी में गिर जाता है और उसको तैरना नहीं आता है तो इस लाइव बस सिस्टम को हम रिमोट के जरिए ऑपरेट करके उस बंदे के पास ले जा सकते हैं। अब नॉर्मली हमको मैनुअली इसको फेंकना पड़ता है और अगर ये थोड़ा अगल बगल जाके गिरता है तो अगर सामने वाले बंदे को थोड़ा बहुत तैरना आता है तो उसको पकड़ लेता है, लेकिन अगर डूबने वाले इंसान को तैरना नहीं आता है तो हमें एकदम इसको उसके हाथ के पास फेंकना पड़ सकता है, ताकि वो आसानी से इसको पकड़ पाए। अब नेवी की बात करें तो नेवी में हर किसी को तैरना आता है, लेकिन फिर भी ये काफी काम आ सकता है, क्योंकि कभी कभी जब हमको डिजास्टर रिलीफ के लिए कोई मिशन दिया जाता है तो वैसे कंडीशन में इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी काम आने वाले हैं। इसके लिए अभी नेवी की तरफ से SAFEC नाम की एक स्टार्टअप कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ के आसपास होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के इंडियन कोस्ट गार्ड, NDRF और इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को खरीदा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कजाकिस्तान के बीच आज से एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम कजिन 21 रखा गया है और इसको इस बार कजाकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा है। इसे 30 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक कंडक्ट किया जाएगा और इसको कजाकिस्तान की ऐसा भी कजक ट्रेनिंग नोड में कंडक्ट करने का निर्णय लिया गया है। ये मेनली एक एंटी टेरर एक्सरसाइज होने वाली है, जिससे स्पेशली
माउंटेन रीजन में करने का प्लान किया गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इसको यूनाइटेड नेशन मैंडेट के हिसाब से ही किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपर्टीज को शेयर किया जाने वाला है। और इसमें भारत की तरफ से लगभग 90 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बिहार रेजिमेंट के हैं। और इस दौरान रूरल माउंटेन एनवायरनमेंट में काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को किया जाने वाला है। अब इसमें भारत की बात करें तो हमें काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि कश्मीर में हम ऐसे ऑपरेशन रोज करते आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के कजाकिस्तान को भारत से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट बीएसएफ को लेके। बीएसएफ की तरफ से अभी भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर में एक बहुत बड़ी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर की 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोकल और स्टेबल ग्रास को प्लांट करने का प्लान किया जा रहा है। और इसको मेनली राजस्थान की बॉर्डर में ही करने का प्लान किया गया है। इसके एक मेजर कारण ये है कि हवा चलने की वजह से राजस्थान की जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो अपनी जगह धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में सैंड ड्यून होना तो आम बात है, और हवा चलेगी तो अपनी जगह धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारे जो भी मैप्स हैं वो काफी पुराने मैप हैं, और नॉर्मल पेट्रोल या किसी भी ऑपरेशन के दौरान जब आर्मी को या किसी आर्मर्ड यूनिट को डिप्लॉय करने की कोशिश की जाती है तो उनको इस सैंड ड्यून के हिसाब से मैप में मार्क करके दिया जाता है। और ये सैंड ड्यून दरअसल एक मार्किंग की तरह वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ तक कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है उनको भी मेजर करके मैप में मेंशन किया जाता है। और जो आर्मर्ड यूनिट्स होते हैं उनकी ऑपरेशन के दौरान ये काफी काम आते हैं। लेकिन जब ये हवा चलने की वजह से अपनी जगह को धीरे धीरे बदलने लगते हैं तो इसमें मैप को सही तरीके से नेविगेट करने में कभी कभार दिक्कत होता है, और साथ ही कभी कभार इससे बॉर्डर पिलर भी टूट जाने के खतरे बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से इन्फिल्ट्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी वजह से अभी मार्च से जून के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बीएसएफ की तरफ से अलग अलग तरह की घास को लगाने का प्लान किया जा रहा है, और स्पेशली डेजर्ट कंडीशन में उगने वाले घासों को यहाँ पे प्लांट करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो एरिया मौजूद है वो अपनी जगह को शिफ्ट ना कर पाए। बाकी हमारी बॉर्डर के अंदर जितने भी सैंड ड्यून मौजूद है वो चाहे जितना अपना जगह बदल ले उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला अपडेट ऑफसेट क्लॉज को लेके। आप सबको पता होगा कि भारत की नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से किसी भी कंट्री के साथ भारत कोई भी डिफेंस डील को अगर साइन करता है जिसकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा होता है तो उसमें कम से कम 30% के आसपास ऑफसेट क्लॉज हो सकता है, और उसके बाद उस देश को या उस फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भारत में ओरिजिनल डील के 30% के आसपास को इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और हमारी मैक्सिमम डिफेंस डील के अंदर ऑफसेट क्लॉज को इंक्लूड किया गया था, लेकिन अभी देखा गया कि भले ही अलग अलग फॉरेन कंपनी की तरफ से भारत के साथ मल्टी बिलियन डॉलर की डील को साइन किया जा चुका है, लेकिन डील साइन होने के बाद उसमें दिए गए ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को लेके एक स्ट्रॉन्ग नोटिस को इशू किया गया, और उसमें अभी उन सभी कंपनियों के ऊपर एक्शन लेने की धमकी दी गई है। और अगर वो अपनी ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं करते हैं तो या तो उनको बैन किया जा सकता है या फिर आगे चल के उनको भारत के किसी भी टेंडर में शामिल होने से रोका जा सकता है। इस लिस्ट में अभी सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट की कंपनी मौजूद है जिसका नाम एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसे एक नहीं बल्कि 11 कंपनी है जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बैन करने का धमकी दिया गया है। इसके अलावा रशिया, फ्रांस और इजराइल के भी कई फर्म मौजूद है जिनको अभी भारत की तरफ से ऑफसेट क्लॉज को पूरा करने के लिए वार्निंग दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से लगभग 12 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील को साइन किया गया था जिसमें ऑफसेट क्लॉज शामिल थे, और इसके अंदर लगभग 5 बिलियन डॉलर भारत में वापस इन्वेस्ट होने चाहिए थे, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया। और अभी उन सभी कंपनियों को ये वार्निंग इशू किया गया कि अगर वो टाइम पर अपने ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी बैंक गारंटी को जब्त किया जा सकता है, या फिर जो पेमेंट किया जाता है उसमें ऑफसेट क्लॉज में इन्वेस्ट होने वाले अमाउंट को भारत की तरफ से अपने आप ही डिडक्ट करना शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।